हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी। जो लास्ट क्लास हमने सेल के बारे में पढ़ा था उसमें काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि एक ओवरव्यू टोटल की सेल का एक बेसिक ओवरव्यू क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब धीरे धीरे उसी चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना है और आगे कंटिन्यू करके डिस्कस करना है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा उसकी डिटेल्स के बारे में जाना है। जिसमें कि अब जो हमारा आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है, जिसका नाम है लेबर ऑफ डिवीजन या फिर लेबर डिवीजन इन अ सेल। ठीक है, इसके अंदर सिंपल बात क्या है, देखो हर एक सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक सेल का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेबर डिवीजन इन अ सेल। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पहले जाइगोट बना। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसमें पहले वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर वो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात है। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाया है कि जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जाइगोट है, और जाइगोट से जब नर्व सेल बनता है तो नर्व सेल का यहाँ पर फंक्शन होता है जो केमिकल कोऑर्डिनेशंस है, या फिर बोलो आप जो सिग्नलिंग है बॉडी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इस नर्व सेल की वजह से हो रहे हैं। इसी तरह से जो आरबीसी वाला सेल है जिसको हम रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं, उसका काम यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो जाता है। इसी तरह से मसल्स का क्या काम है, मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं अभी ये अपना हाथ इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर पा रहा हूँ, फॉर द रीजन क्योंकि जो मसल सेल्स है ये भी एक टाइप के सेल्स है, लेकिन इनका फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये किस फंक्शन को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, यानी कि जो चीज हम अपने कंट्रोल से मूव कर सकते हैं। वहीं पर बात करो जो स्पर्म्स होते हैं वो किस काम में आते हैं, वो रिप्रोडक्शन के अंदर काम में आते हैं। और जो बोन सेल है वो अपने स्ट्रक्चर को या फिर फ्रेमवर्क को फॉर्म करने के अंदर काम में आते हैं। तो हर एक जो सेल है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और उस स्पेसिफिक फंक्शन को ही हम लेबर डिवीजन इन सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म also show division of labor, which means that different part of the human body do different functions। जो मैंने अभी आपको बताया, the human body has a heart to pump blood, stomach has to digest food। जैसे कि ह्यूमन हार्ट होता है, उसका फंक्शन वहां पर क्या है, उसका फंक्शन है जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर पंप कराना, और वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेक्स फूड के अंदर तोड़ना। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन इन अ सिंगल सेल। जो सिंगल सेल्स होते हैं, जो सिंगल इंडिपेंडेंट सेल होते हैं, उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, जिसको मैंने कल भी आपको बताया था, सेल ऑर्गेनेलीज। ईच सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड स्टोर। जो कि जैसे मैंने आपको कुछ बॉडीज बताई थी, लाइसोसोम, वैक्यूल, लास्ट क्लास के अंदर, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन, जब वो सिंगल सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर बोलो अमीबा, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाइजेशन और एक्सक्रीशन किसकी मदद से करते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इनकी मदद से करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है, सिर्फ आपके लेवल पे ही नहीं, सिर्फ 9th क्लास के लेवल पे ही नहीं, मैं ये बात 11th, 12th और नीट लेवल तक के बारे में बात कर रहा हूँ। उस लेवल पे भी बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल होता क्या। लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे, बट इसके लिए आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा आपको रिवाइज होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, लास्ट क्लास में ओवरव्यू क्या था, तो वो चीज पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रोकैरियोट सेल की बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, क्या बोल रहा हूं, जो न्यूक्लियस होता है या तो वो अब्सेंट हो या फिर पुअरली डेवलप्ड हो। ऐसे सेल्स जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसको कल हमने क्या बोला था, माइंड ऑफ द सेल है ना, जो माइंड ऑफ द सेल है, फिर जो न्यूक्लियस है,
अगर वो किसी सेल के अंदर एब्सेंट है या फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डेवलप्ड है, ऐसे जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल, या फिर बोलो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। और कभी भी हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बोलो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाले दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, और वो होते हैं बैक्टीरिया। वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया, जिनके जो किंगडम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनेरा। तो कहीं पर आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल दे दिया, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डाल देंगे, कुछ एक नाम प्लांट का डाल दिया, एक नाम एनिमल का डाल दिया, एक नाम एल्ब्यूगो फंजाई का डाल दिया है। तो उसमें जो है डिफरेंट फंक्शंस डाल सकते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, और आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल। तो वहां पर आपको आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बैक्टीरिया ढूंढना है, क्योंकि दुनिया में बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है जी। तो इनके अंदर मेन फंक्शन क्या है, मेन चीज क्या है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एब्सेंट है, पुअरली डेवलप्ड है, और ये जनरली सिंगल सेल के होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बनाऊं सेल का, यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियस होता था और इसके अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल होता था। लेकिन इनके केस में क्या होगा, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इनके केस में न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ये इस तरह से। लेकिन हर एक सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। तो इनके केस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो जेनेटिक material is present in cytoplasm। ये बात समझ में, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल तो किसके अंदर पाया जाता था, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल इसके केस में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में। अब इसके अंदर एक रेयर केस है, एक और चीज होती है, जो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इनके जीन्स वगैरह को कैरी कर रहा है, जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स वगैरह इनके कैरी कर रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसको हम या तो बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है जी। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, आपके न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर के केस में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी। मुझे लगता है ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ये आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, चलो ये भी बात हमने पढ़ ली कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं कि चलो इसमें बताओ कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स को समझते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, इनके अंदर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, यहाँ पर वेल डेवलप्ड होगा, यानी कि न्यूक्लियस बहुत ही पूरी तरह से जो जैसा होना चाहिए, जैसा प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर, वैसा ही प्रेजेंट होगा। इनके केस में जो न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, या फिर इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था वो कौन सा था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस में भी कहाँ पे, जो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी। यहाँ पे और दूसरी बात क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया को छोड़ के सारे आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे, जो कि सिंगल सेल होते हैं।
जो कि कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। यहाँ पर फंजाई आ जाएगी जो कि मल्टी सेलुलर होती है, और यहाँ पर आपको प्लांट्स भी आ जाएंगे जो कि ऑर्गन लेवल पे होते हैं, और एनिमल भी आ जाएंगे जो कि मोर कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर भी क्या होता है, ऑर्गन लेवल होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके एग्जांपल है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बस ये अलग, इन्हें नाम अलग इसलिए दिया जा रहा है फॉर द रीजन क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोट होते हैं। लेकिन जो अपने ये क्या है, प्रोटिस्टा है, वो यूकैरियोट है। इसी वजह से क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस आ रहा है तो नाम इनके अलग अलग है। बैक्टीरिया अलग आते हैं, प्रोटिस्टा अलग आते हैं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेन फोकस है इसके अंदर वो न्यूक्लियस का है, सेल के उस पे नंबर पे ये चीज डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर एक और चीज, जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है आपके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में रहेगा। वहां पर किस फॉर्म में था, जीनोफोर और न्यूक्लियर। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए स्लाइड पे। तो सबसे पहले स्लाइड हमारी ये थी जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ वही पॉइंट्स लिखे हुए ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताए। दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू नॉन टू अर्लीस्ट ऑन अर्थ। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। दे ऑल द रिएक्शन अकर विद इन द साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी बताया क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दे कैन बी फ्री लिविंग पैरासाइट, और इसके अंदर कौन आते हैं, बैक्टीरिया या फिर आर्के बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया इसलिए अलग लिखा गया है कि आर्के बैक्टीरिया जो थे वो एंशियंट बैक्टीरिया थे। जब अर्थ फॉर्म हुई थी, हमारी अर्थ जब बनी थी, आपको कहानी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। जब अर्थ फॉर्म हो रही थी तो उसके अंदर क्या हुआ था, एक बड़ा सा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर था हमारे यूनिवर्स के अंदर, या फिर बोलो सोलर सिस्टम के अंदर एक बड़ा सा क्लाउड था, और उसके अंदर क्या हुआ, एकदम से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट के हो जाने के बाद जो गैसेस का कंडेंसेशन हुआ उससे क्या हुई थी, अर्थ फॉर्म हुई थी। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर आए थे वो बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, क्योंकि आर्के का मतलब ही क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है जी, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑर्गेनेलीज में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्रोमोसोम का होता है जिसका नाम मैंने भी आपको बताया, न्यूक्लियोफोर या फिर न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स अगर आपको बताऊं तो हिस्टोन प्रोटीन्स किसी भी जेनेटिक मटेरियल को पैक करने के अंदर काम में आता है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लगभग 2.2 मीटर का होता है। लगभग यहाँ से अगर मैं जमीन से लूँ तो एक छत जितना, जितने एक नॉर्मल एवरेज छत होती है हमारे घर की, इतना क्या होता है एक जेनेटिक मटेरियल का साइज होता है। तो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर उसे फिट करना वो कैसे होता है, वो होता है इन हिस्टोन कुछ प्रोटीन्स के थ्रू, जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। उनके थ्रू क्या करते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर पैक करके रखते हैं। ठीक है जी, अब जो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये आ गया आपकी यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोट सेल हैव न्यूक्लियस, जो कि अभी बताया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। दे कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी इन अ सिंगल सेल व्हिच अलाउज देम टू कैरी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं इनके, तो एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल जो डिवाइड करता है वो माइटोसिस से करता है। ये माइटोसिस मियोसिस क्या है ये अभी आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। द न्यूक्लियस कंटेन सिंगल लीनियर डीएनए विच इज अ जेनेटिक फंक्शन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और जब वो पैक्ड हो जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। द साइज इज जनरली लार्जर देन प्रोकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोट से इनका जो सेल का साइज होता है वो लार्जर होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों सेल्स के अंदर। चलिए
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है जी, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में अगर इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर वही चीज है कि जो हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें डिटेल के अंदर पढ़नी है। जैसे कि इसके अंदर बात करें, सबसे पहले हम मूव करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद हम थोड़ा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद हम न्यूक्लियस के पास जाएंगे, फिर कुछ अदर केमिकल एक्टिविटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अब आगे जाके यही कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कर लिया होगा नोट आपने। चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो हमने कल भी पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो कि सेमी परमिएबल है, यानी कि इससे कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का साइज क्या है। इससे कुछ चीजें एंट्री भी ले सकती है, कुछ चीजें एग्जिट भी ले सकती है, लेकिन हर चीज एंट्री हर चीज एग्जिट नहीं ले सकती भी, इसीलिए वर्ड यूज किया गया सेमी परमिएबल। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये कुछ चीजों की बनी हुई है, कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहला कंपोनेंट है इसके अंदर लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। जो हेड वाला पार्ट होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आउटर साइड रहेगा, और जो टेल वाला पार्ट है वो कैसे रहेगा, इनर साइड। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है, जैसे ये जो है हेड वाला पार्ट इस तरह से आउटर साइड है और इस तरह से टेल वाला साइड इनर साइड है। यहाँ पर भी देखो ये जो है आउटर साइड है और ये इस तरह से इनर साइड। ठीक है जी, जो हेड वाला पार्ट रहेगा वो बाहर रहेगा और टेल वाला पार्ट इनर साइड रहेगा। वहीं पर ये दूसरी चीज इसके अंदर होगी, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, और प्रोटीन्स भी दो तरीके के, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। नाम से पता लग रहा है जो आउटर साइड पे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे वो कौन से होंगे, एक्सट्रिंसिक, और जो इनर साइड पे प्रेजेंट रहेंगे वो होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, और कुछ और चीजें यहां पर प्रेजेंट रहेगी जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सिंपली प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। अब अगर मैं एक बेसिक सा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो जैसे ये लेयर है, एक ये इस तरह से आया, फिर ये इस तरह से आया, ये क्या आ गए, सिंपली यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहाँ पर अरेंज रहते हैं। क्योंकि डबल लेयर होती है, दो लेयर की बनी हुई होती है, तो एक लेयर दूसरी साइड भी यहाँ पर बनेगी इस तरह से। ये होगी मेम्ब्रेन, किसकी, लिपिड की, जो मेम्ब्रेन बनी। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स इस तरह से बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, कुछ प्रोटीन इस तरह से अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ये एक प्रोटीन मैंने यहाँ पर बना दिया, एक प्रोटीन यहाँ पर इस तरह से बना दिया, और एक प्रोटीन इस तरह से यहाँ पर बना दिया। ये जो अंदर वाले प्रोटीन है ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिनको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। और जो ये बाहर की तरफ मैंने बनाए हैं, ये वाले जो यहाँ पर प्रोटीन बनाए, ये वाले ये आ जाएंगे तुम्हारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये बाहर वाले प्रोटीन है। बाहर वाले प्रोटीन्स का काम होगा बाहर से इंटरेक्ट करना, जो बाहरी पार्टिकल है, किसी चीज को सेंस करना है, किसी चीज के रिसेप्टर प्रेजेंट है, केमिकल सिग्नलिंग के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर आते हैं। लेकिन जो ये बीच में जो ये वाले प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, कौन से, ये वाले जो अंदर की तरफ धसे हुए हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाले, ये किस काम में आते हैं, ये फॉर्म करते हैं चैनल्स, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेगा। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले, मान लो ये एनवायरमेंट के अंदर है, ये ऊपर वाला पार्ट जितना है ये एनवायरमेंट के अंदर है, और ये वाला जो है वो सेल के अंदर है। बाहर से कोई भी चीज एंट्री करनी है, कोई भी हो सकता है, जो मॉलिक्यूल है वो जो है वो एंट्री अगर ले रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से वो पार्टिकल आएगा और यहाँ से इस तरह से इस चैनल से पास आउट हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म होती है, इस तरह से काम करती है कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है जी। अगर यहाँ पर ये डायग्राम देखो, जो आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसके अंदर जो ये वाले प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलरली, ये आपका है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो ये वाला आपको यहाँ पर प्रोटीन दिख रहा है, ये है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बीच में इस तरह से एक पोर बना रहे हैं, या फिर बोलो चैनल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर? चैनल बना रहे हैं यहाँ पर, जिससे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करेगी। और यहाँ पर आपको ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरी है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट। द सेल मटेरियल इज देयरफॉर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। ये कुछ यहाँ पर डायग्राम है, ये कुछ यहाँ पर आपकी थ्योरी है, जो आपको यहाँ पे नोट कर दी। चलिए, ठीक है, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ और बातें होंगी। अब यहाँ पर आता है एंडोसाइटोसिस। मुझे लगता है इसको यहाँ पर ही रोक देना चाहिए, क्योंकि एंडोसाइटोसिस बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक चले जाएगा। या फिर हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ज्यादा कनेक्टेड है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है ना। और वही चीज हमें पता करनी है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे कि सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। क्या आता है सबसे पहले? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मान लो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीच में इस तरह से, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये एक ए साइड है, ये बी साइड है। ये एनवायरनमेंट के अंदर हम मान लेते हैं, ये सेल के अंदर मान लेते हैं। डिफ्यूजन जो होता है वो यूज किया जाता है गैसेस के लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। जब भी हम गैसेस के लिए ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिफ्यूजन, ठीक है जी। और जब वाटर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड इस्तेमाल होगा ऑस्मोसिस। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज इसमें क्या है, जो इसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इस साइड पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इस टाइम बहुत ज्यादा कम है। यानी कि एक जगह पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, और एक जगह पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम। इस केस में क्या होता है, जो कोई भी गैस होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होगा यहाँ से, तो मूवमेंट किस साइड पे होगा? मूवमेंट आपका होगा यहाँ से यहाँ की तरफ, यानी कि एनवायरनमेंट से सेल की तरफ। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर गैसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस यानी कि हमें उसमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी लेस प्रोसेस है, कोई भी एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर देने की आपको जरूरत नहीं है, ये खुद से होता है, ठीक है। इसलिए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया। तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है काफी चीजें समझ में आई होंगी। इस ट्रांसपोर्ट को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब ट्रांसपोर्ट होंगे, ये अभी और ज्यादा एक्सप्लेन होगा, और ज्यादा कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।